बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक बार फिर लफ्जी महाज पे शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और अब भी भारतीय सियासी और दिफाई क़यादत की जानिब से ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिनसे यह जाहिर होता है कि भारत मार्का हक में अब तक अपनी शिकस्त का जख्म नहीं भूला। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हालिया बयान में वाज़ेह मिसाल दी है कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल और जोग्राफिया के हवाले से एक बार फिर हर्जा सराई की। उनके उस बयान ने न सिर्फ खित्ते में सियासी और सिफारती हलकों को मुतवज्जे किया बल्कि अस्करी सतह पर भी फौरी रद्द-ए-अमल को जन्म दिया। पाक फौज ने इस बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और खित्ते के लिए खतरनाक करार दिया है। पाकिस्तानी फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि किसी भी खुद मुख्तार और जौहरी ताकत रखने वाले मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना बदतरीन जंगी जुनून है। पाकिस्तान ने दो ठोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया है कि इस तरह की सोच न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है और किसी भी सतह पर अगर ऐसा तसादुम पैदा होता है तो उसके नताइज यकतरफा नहीं होंगे बल्कि दोनों तरफ उसके संगीन असरात मुरतब होंगे। ये ताज़ा कशीदगी किसी अचानक वाक़े का नतीजा नहीं बल्कि एक मुसलसल बढ़ते हुए तनाव का हिस्सा है जो गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से देखा जा रहा है। दोनों मुल्क गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों 4 रोजा जंग लड़ चुके हैं जिनमें भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस दौरान फजाई झड़पें हुई, मिसाइल हमलों के दावे सामने आए, दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ अस्करी बयानिए बनाए। दिलचस्प बात यह है कि उस जंग के बाद भी भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से वक्तन फवक्तन पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की जाती रही। ये बयानात दरअसल भारतीय क़यादत अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए दे रही, लेकिन हकीकत बयानात से तब्दील नहीं होती। जनरल उपेंद्र ने अपनी हालिया खिताब में इसी मौक़िफ़ को दोहराया है कि पाकिस्तान अगर अपनी पॉलिसीज में तब्दीली नहीं लाता तो उसे अपने मुस्तकबिल और जोग्राफियाई हैसियत के ऊपर गौर करना होगा। इस नौइयत के अल्फाज को पाकिस्तान ने न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि इसे खत्ते के अमन के लिए खतरनाक रुझान भी करार दिया। ये सूरत हाल सिर्फ अस्करी सतह तक महदूद नहीं रही बल्कि सियासी क़यादत भी इसमें मुसलसल शामिल रही है। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से माजी में दिए गए जारहाना बयानात ने दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू करने और पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के इशारे शामिल थे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस पर दो टोक रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश जरूर रखता है लेकिन किसी भी जारहियत की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी तरह माजी में राजनाथ सिंह की जानिब से सिंध से मुतल्लिक बयानात और सरहदों के बदलने के इशारे भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा करने की वजह बने हैं, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर ने बारहा जारहाना बयानात दिए जिन पर पाकिस्तान ने हर बार शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एक हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें और हालिया लफ्जी जंग अगर इसी शिद्दत से जारी रही तो ये किसी भी वक्त एक बड़े बहरान में तब्दील होगी जिसके असरात सिर्फ इन दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे जनूबी एशिया को मुतासिर कर। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने। मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज मलिक साहब, अगर भारतीय जनरल इस तरह के बयानात दे और एक ऐसे वक्त में दे कि जब खित्ते में हम अमन की कोशिशों के लिए काम कर रहे हैं, किसी जगह पे सहूलतकारी कर रहे हैं, किसी जगह पे मसालिहत वाला रवैया अपना रहे हैं, एक बड़ी जंग खत्म करवाने की सहूलत जो है उसको मुमकिन बनाए हुए हैं, तो ऐसे वक्त में हमारा नामो निशान खित्ते से मिटा देने की दावेदारी, ऐसी धमकी भारत को किस हद तक मुश्किल में डाल सकती है और भारत कौन से ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है? ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और मैं समझता हूं कि अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। देखिए, जो मुसल्लह फौज के सरबराहान होते हैं ना, वो प्रोफेशनल सोल्जर्स होते हैं। उनका काम सियासी बयानबाजी नहीं है। उनको एक मैंडेट दिया जाता है अपनी कौम की तरफ से, अपनी रियासत की तरफ से। उन्होंने अपनी सरहदों की हिफाजत करना होती है और हम, बावजूद इसके कि भारत एक दुश्मन मुल्क है, हम उनकी फौज को हमेशा एक प्रोफेशनल फौज की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से हमने देखा कि भारत की सियासी क़यादत तो हमेशा से ही पाकिस्तान बैशिंग और कश्मीर और दूसरे जो इश्यूज हैं उसको वो अपनी सियासत का हिस्सा बनाते हैं और इवन उनकी इलेक्शन कैंपेन का ये हिस्सा होता है। लेकिन अब कुछ सालों से इवन भारत के जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं वो भी अपनी हुकूमत
की ईमा पर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं जो कि मेरे ख्याल में एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को ज़ेब नहीं देती। अच्छा मलिक साहब, मैं सबसे एक पहले चीज तो सर उसको बताइएगा कि कहीं ना कहीं पे जो बयानात दिए जाते हैं वो किसी न किसी मफाद के तहत दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ मफाद हासिल करना होता है। अब आप एक लंबे अरसे को देखें कि भारत ने पिछले 12 महीनों में किस हद तक सिफारती आइसोलेशन का सामना किया है। उन 12 महीनों के अंदर हमने ये भी देखा कि अवामी तौर पे रग़बत भी नहीं रही। उन 12 महीनों में हमने देखा कि बैनुल अक़वामी सतह पे उसके तैयारे गिरने के उसे ताने दिए जाते रहे। तो अब क्या ये बयानात वो 12 महीनों वाला जो मामला है उसके ऊपर पर्दा डाल देंगे या इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और है? नहीं, पर्दा तो खैर क्या डालेंगे वो बेचारे। उसकी तो कोशिशें उन्होंने जंग के दौरान भी की थी अपना एक बयानिया बनाने की, लेकिन जाहिर है सच्चाई को आजकल के ट्रांसपेरेंट मीडिया में उनको छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह हालिया दुनिया में बदलती हुई जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को जो एक पजीराई मिली है, एक एक्नॉलेजमेंट रिकग्निशन मिली है, एक पीस मेकर की हैसियत से, एक इस खिते के स्टेबलाइजर की हैसियत से, और जिस तरह भारत आइसोलेट हुआ है सफारती महाज पर। मिलिटरली तो एक साल पहले वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया था जब पाकिस्तान ने उसको एक इब्रतनाक शिकस्त दी, लेकिन अब तो वो सफारतकारी के मैदान में भी एक्सपोज हो गया तो और आइसोलेट हो गया। तो उसके बाद ये अब उनके खोखलापन और उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है कि अब वो आप इस तरह की बयानबाजी जो है उसका कोई फायदा नहीं होता। और हमारी तरफ से कभी भी हम ऐसी ना कोई बात इनिशिएट करते हैं और ना ही ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातों को हम अपने किसी भी इवन मीडिया कैंपेन का भी हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि अच्छा मलिक साहब ये बताइए कि बार बार के बयानात जो हैं और दो न्यूक्लियर रियासतें जो हैं उनको आपस में जंग का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तनाज़ा जो है उसका तो कोई जोग्राफिया होता है या उसकी कोई लिमिट्स हो सकती है, लेकिन जब आप न्यूक्लियर ऑप्शन सोचते हैं तो उसके लिए कोई बॉर्डर्स नहीं होते, तो इस पूरे खिते को अपनी लपेट में ले लेगी। तो इस तरह की चीजों की धमकियां देना, मलिक साहब ये बताइए, मेरा ख्याल है मलिक साहब ये बताइए कि जब इजराइल वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात इजराइल के ख़राब करवाने में, हम जब तहकीकात में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक उसमें मौजूद हैं। अब ये बयानात आते हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरा जाता है और उन्हीं दिनों के अंदर भारत के अंदर से आवाज़ें जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ उठना शुरू हो जाती हैं और फिर उन्हीं दिनों में ये कहा जाता है कि जो ईरानी जहाज़ हैं पाकिस्तानियों ने नूर खान एयरबेस पे उन्हें पनाह दे रखी है, और उसके बाद जो भारतीय चीफ हैं उनका ये बयान सामने आ जाता है। तो क्या हम डॉट्स में लाने की कोशिश करें या सब मंजरनामे को अलहदा अलहदा देखें? नहीं, बिल्कुल आप हक बजानिब हैं और बड़े, मेरा ख्याल है आपकी इस बात में एक वजन है कि हम जब डॉट मिलाते हैं तो फिर हमें फादरलैंड और मदरलैंड की जो है ना वो आपस में बगलगीर नजर आते हैं। लेकिन हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। हम हमेशा से भारत के इस डिसइंफॉर्मेशन का, इस प्रोपेगेंडा का, इन चीज़ों का मुकाबला करते रहे हैं और अब तो सारी दुनिया को पता है कि भारत और इजराइल वो दोनों जो हैं वो इस पूरा अर्ज पे इंसानियत दुश्मन है। ये दो रियासतें हैं जिनके सामने इंसानी इक़दार की कोई वैल्यू नहीं है, इनके सामने इंटरनेशनल लॉ कोई वैल्यू नहीं रखता, यूनाइटेड नेशन की करारदाद हो वो कोई मानी नहीं रखती। और ये जिस तरह जेनोसाइड हो रही है फ़लस्तीनियों की और जिस तरह मुजालिम ढाए जा रहे हैं कश्मीरियों पे, और उसके बाद तो हमें तो इस चीज़ के ऊपर कोई नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारी दुनिया को पता है। बहरहाल हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम फिर भी तहम्मुल का साथ दें
तहम्मुल का से काम लें, क्योंकि ऐसे घटिया दुश्मन के साथ हम उसके घटियापन में तो जाके उसके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन घटियापन में मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये मलिक साहब के जब बारहा इस तरह के बयानात दिए जाते रहे सियासी सतह पे भी और फिर अब फौजी सतह पे भी, तो क्या इनको ऐसे ही लाइट लेना चाहिए कि घटिया जहनीत है, ऐसी ही शिरकत करते हैं, या फिर हमें हिफ्ज़े मातकद्दुम अपने भी इक़दाम उठाने चाहिए या दुनिया को बावर करवाना चाहिए कि देखिए इसके तर्ज़ अमल क्या है? देखिए, मैं तो फिर आप इजाजत दें तो मैं तो फिर वही बात दोहराऊंगा जो एक बार पहले ऐसे ही हालात में हमारे एक जो है लीडर ने कही थी उनको कि अगर आप हमें ऐसी धमकियां देंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि फिर दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ वो करेंगे। तो आपका जब एक छोटा सा एक मुल्क है और आपका खात्मा जब होगा तो सारी दुनिया से हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान जो है वो 56 इस्लामी मुल्कों में से एक मुल्क है। पाकिस्तान को या मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अब इससे ज्यादा उनको क्या कह सकता हूँ, लेकिन हमें बहरहाल जो है अपने गार्ड्स लोअर नहीं करने चाहिए। हमें ऐसे घटिया दुश्मन से जो है वो हमें बचना चाहिए और उसका बेहतरीन हल ये है कि हम वक्त अपनी तैयारी जारी रखेंगे। लेकिन सर, क्या ये सिर्फ बयानात की हद तक ही आपको मामलात दिखाई देते हैं या फिर एक साल के अरसे में उनके दिफाई बजट का बढ़ जाना, मिज़ल प्रोग्राम के ऊपर तेज़ी आना, फिर जो मकामी उनका जहाज़ बनाने का प्रोजेक्ट है उसके अंदर तेज़ी आना, फिर ड्रोन के ज़िमन के अंदर नए एग्रीमेंट्स होना, फिर अपने दिफाई सिस्टम को मज़ीद मजबूत करना, फिर बहरी सतह के ऊपर मज़ीद इक्विपमेंट तैयार करना, फिर इजराइल के साथ मुआहिदे करना, इस एक साल के अरसे में क्या ये सिर्फ बयानात हैं या बयानात को इस पूरे मंजरनामे से भी जोड़ के देखना चाहिए? बिल्कुल जोड़ के देखना चाहिए। और इस बरसगीर में आर्म्स रेस को शुरू करने वाले और जो है अपनी हेजमोनिक एम्बिशंस को एक्सपैंड करने वाले वो तो भारत है ना, हम तो नहीं है। हम तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के करीब होते होते भी हमने धमाके नहीं किए थे। ये भारत ही था जिसने हमें मजबूर किया एटॉमिक डेटोनेशन के बाद कि हमें मजबूरन अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जाहिर करना पड़ी। हमने उनके मुकाबले के लिए अपने वेपन्स बनाए। हमारे तो कोई ऐसे अज़ाइम ही नहीं है। हम तो हर वक्त पिछले जो है 8 दहाइयों से हम तो उनको यही दावत देते हैं कि आइए मुज़ाकरात की मेज़ पे और कॉम्पोजिट डायलॉग से मसाइल हल करें। लेकिन हमारे अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए और उसके लिए हम कन्वेंशनल डोमेन में भी अल्हम्दुलिल्लाह और नॉन कन्वेंशनल डोमेन में भी हम वक्त तैयार हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारे अवाम, कौम और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की फतह नुसरत हमेशा हमारे साथ है। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें तैयारी अपनी हमेशा पूरी रखनी चाहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी पूरी रखनी चाहिए। नीच जहनीत रखने वाले दुश्मन के हवाले से सोच विचार बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज़ मलिक साहब हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा सिर्फ एक और दिफाई संगे मील नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब भी एक अहम पेशरफ्त है। ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं, बल्कि एक वसी तर दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है जिसमें दुरुस्तगी, रफ्तार और महदूद वक्त में फैसलाकुन ज़र्ब लगाने की सलाहियत मरकजी हैसियत रखती है। फतह मिसाइल सीरीज दरअसल पाकिस्तान की उस कोशिश का नतीजा है जिसका मकसद रिवायती जंगी मैदान में एक ऐसा गाइडेड मिसाइल सिस्टम तैयार करना जो कम फासले से लेके दरमियानी फासले तक इंतहाई हसास अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सके। 2021 में फतह 1 सीरीज पे काम का आगाज हुआ और यह सिलसिला अब भी जारी है। फतह 1 बुनियादी तौर पे महदूद रेंज के अहदाफ के लिए था, लेकिन उसने बाद में बनाए जाने वाले फतह सीरीज के मिसाइल्स के लिए एक टेक्नोलॉजिकल बुनियाद फराहम की। उसके बाद फतह 2 और फतह 3 में रेंज और नेविगेशन सिस्टम्स को बेहतर बनाया गया, जबकि अब फतह 4 उसी तसलसल की एक मजीद तरक्की याफ्ता शक्ल के तौर पे सामने आया है। फतह सीरीज की सबसे नुमाया खुसूसियत उसकी दुरुस्ती है। जदीद नेविगेशनल सिस्टम्स, सैटेलाइट गाइडेंस और मिड कोर्स मैनूवरिंग जैसी सलाहियतें इसे रिवायती रॉकेट आर्टिलरी से कहीं आगे ले जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अब ना सिर्फ
हदफ को दुरुस्त तौर पे निशाना बनाया जा सकता है, बल्कि दुश्मन के दिफाई निजाम को चकमा देते हुए उस तक पहुंचना भी मुमकिन है। यही वो पहलू है जो जदीद जंगी नजरियात में फैसला कुन समझा जाता है, जहां बड़े पैमाने की तबाही की बजाय मखसूस अहदाफ को निशाना बनाना ज्यादा मौसर हिकमत अमली बन चुका है। इस पूरे मंजरनामे में अगर भारत के साथ कशीदगी को देखा जाए तो तस्वीर मजीद वाज़ेह होती है। जनूबी एशिया में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान अस्करी तवाज़ुन एक हसास मरहले में दाखिल हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वक्फे वक्फे से कशीदगी, कश्मीर का तनाज़ा और महदूद नौइयत की झड़पें इस हकीकत को उजागर करती हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, और वो भी ऐसे माहौल में कि जब भारतीय चीफ खुद पाकिस्तान को इस दुनिया से मिटाने की बात करे। तो ऐसे माहौल में पता जैसे गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स की अहमियत बढ़ती है, क्योंकि ये फौरी रद्द-ए-अमल और दुरुस्त निशानाबाजी की सलाहियत फराहम करते हैं। दूसरी तरफ भारत भी अपनी अस्करी टेक्नोलॉजी का तेजी से अपग्रेड कर रहा है, जिसमें तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल, फजाई दिफाई निजाम और ड्रोन टेक्नोलॉजी का हुसूल शामिल है। इस दौड़ में भारत पहले कदम उठाता है तो पाकिस्तान जवाबी तौर पे दिफाई हिकमत अमली अपनाता है, लेकिन फिर भी एक कदम आगे चला जाता है। और सबसे अहम बात यह कि स्ट्रेटेजिक तवाजुन पाकिस्तान बरकरार रखे हुए है। अहम बात यह है कि फतह सीरीज से एक तरफ जंग के दायराकार को महदूद रखने की गुंजाइश पैदा होती है, तो दूसरी तरफ फारी और काबिल कंट्रोल रद्द-ए-अमल की सलाहियत भी होती है। यही वजह है कि दिफाई माहिरीन इसे प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक अहम सुतून करार देते हैं। इस पूरी अस्करी पेशरफ्त के साथ साथ एक और महाज भी पाकिस्तान को अहम कामयाबी दिलाए हुए है, जो बराह रास्त पाकिस्तान की बका से जुड़ी हुई है। सिंध तास मुआहिदे के तहत दी है कि सालसी अदालत ने भारत के पन बिजली मंसूबों में पानी जखीरा करने के तरीकाकार को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि पानी जखीरा करने की गुंजाइश का तयन मसनूई अंदाज में नहीं किया जा सकता और यह मुआहिदे के उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। यह फैसला इसलिए भी अहम है कि इससे यह उसूल मजबूत होता है कि मगरबी दरियाओं पर भारत की सरगर्मियां महदूद और मुआहिदे के ताबे रहेंगी और वो किसी भी तौर पर आबी दहशतगर्दी नहीं कर सकता। यूं एक तरफ मैदान जंग में तवाजुन कायम रखने की कोशिश जारी है, तो दूसरी तरफ सिफारती और कानूनी महाज पर भी पाकिस्तान अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो फतह 4 का तजर्बा और सिंध तास मुआहिदे में कामयाबी एक ही बड़ी तस्वीर के दो रुख हैं, जिसमें एक जानिब अस्करी ताकत के जरिए खत्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश है और दूसरी तरफ भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ कानूनी जंग जारी है। ये वो रास्ता है जो खित्ते में भारत के जारहाना अज़ाइम के आगे पुल बन सकता है। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, फतह 4 मिसाइल का हमने तजर्बा किया। फतह सीरीज का ये चौथा मिसाइल है। मनूवरिंग की अगर चीज़ देखें या हदफ की दुरुस्तगी की चीज़ देखें या रफ्तार के एतबार से देखें, हम दिफाई एतबार से हर तजर्बा करते हैं, तो ये तजर्बात के पीछे की दास्तान क्या है? तजर्बात करने की जरूरत क्यों पेश आती है? किसके इरादों को देखकर पेश आती है? और फिर हमारी मौजूदा पोजीशन क्या दिखाई देती है? एक तो बड़ा है कि जो रॉकेट फोर्स, आर्मी रॉकेट फोर्सेस कमांड एक नई फोर्स खड़ी हुई है पिछले साल मई के तजर्बे के बाद। मकसद बड़ा वाज़ेह था कि जो हमारे नॉन न्यूक्लियर सिस्टम्स हैं वो एक ऐसी कमांड के नीचे आ जाएं जो जब भी चाहे इस्तेमाल करें, दुनिया को न्यूक्लियर का खतरा ना हो। उसके बाद से ये फोर्स लगी हुई है और आज यूएन फोर्सेस का ये ट्रेनिंग थी, फोर्स ने ट्रेनिंग किया इसके ऊपर। फोर्स ने खुद इसको फायर किया है, देखा है, साइंटिस्ट ने देखा है, दूसरे लोगों ने देखा है। एक तो इसका ये वैलिडेट कर देता है कि भाई क्या मिसाइल जिस मकसद के लिए बना है वो मकसद पूरा करता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% पूरा करता है। नंबर 2, उसकी एक्यूरेसी देखनी है कि फिर ये भी देखना है कि हमारे लोग ट्रेन कैसे होते हैं। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर चलता रहता है और किसी भी सिस्टम को, मिसाइल सिस्टम को परफेक्ट होने में 4 से 5 टेस्ट जनरली करने पड़ते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये जिस माहौल में इस मिसाइल का तजर्बा हुआ है, मैं अपना ज़ाती नुक्ता नज़र आपके सामने पेश कर देता हूँ, क्योंकि इंडिया के आर्मी चीफ उन्हें कोई एक बयान दिया था कल मैंने कल ही सुना है, कब दिया उन्हें बयान। उनका बयान बड़ा अजीब सा था। वो दहशतगर्दी के तनाज़ुर में बात कर रहे थे। उन्होंने फरमाया कि इट्स अप टू पाकिस्तान whether it wants to be part of geography or wants to be part of history। उनका मकसद ये था, अगर पाकिस्तान हमारी बात नहीं मानेगा तो हम पाकिस्तान को दफन कर देंगे, और अगर पाकिस्तान हमारी बात मान लेगा, घुटने टेक देगा, तो हम फिर पाकिस्तान को रहने देंगे और पाकिस्तान को चलने देंगे। ये कम से कम मेरा जो मानना है कि ये इनकी बात का मतलब यही था। ये
वांट टू बी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, मतलब ये कि दफन कर दिए जाएंगे। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी आप रहेंगे और हम आपको हमारे रहम करम पर रहेंगे। पाकिस्तान की फौज की तरफ से बयानात हम छोटे मोटे तो आते रहते हैं, लेकिन ये जो आज जो बयान गया है फतेह 4 के जरिए वो बड़ा वाज़ेह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा और उसके बाद तो तारीख जाएगी नहीं, इसलिए उसके बारे में बात करना। जल साहब अगर देखा जाए भारत की अगर मौजूदा पोजीशन, जल साहब रह जाएगा। भारत की मौजूदा पोजीशन को अगर देखें तो आप पिछले दिनों के कुछ बयानात उठा के देख लें या पिछले 1 साल के बयानात उठा के देख लें, वो राजनाथ सिंह के हों या भारतीय चीफ के जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं वो हों, या फिर इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के दिए गए बयानात हों, और उसी के डॉट लिंक होते केपी के अंदर दहशतगर्दी की स्पाइक्स देखने को आए और अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिशें की जाती रहे, तो इस पूरे मंजरनामे में भारतीय किरदार क्यों है, कैसा है, कब तक रहेगा और इसका अंजाम क्या निकलेगा? देखिए वही मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा और जोग्राफिया अगर तब्दील हो जाएगा या जोग्राफी में दफन हो जाएगा जमीन, तो वो फिर हिंदुस्तान का नाम है। क्योंकि भारत ने आज से नहीं पिछले 3 दहाइयों से बल्कि उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार सरगर्म किया हुआ है, अफगानिस्तान के जरिए, अपने लोगों के जरिए, फिर इंडिया ईरान में जो बलोच थे उनके जरिए। पाकिस्तान तो बड़ा वाजे है और पाकिस्तान ने, मेरा तो गिला यही रहता है हमेशा कि पाकिस्तान ने अपने हाथ बांध रखे हैं, वरना इस गेम में पाकिस्तान से बेहतर इस खिते में कोई मुल्क नहीं है। भारत अपना अंजाम की फिक्र करे, क्योंकि भारत के जो मसाइल में से बहुत बड़े मसाइल, एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप प्लीज पढ़िए उसको। भारत में हिंदू मेजॉरिटी कंट्री नहीं है ये, उनमें गैर जो हिंदू थे उनको जबरदस्ती शामिल करके उन्होंने हिंदू मेजॉरिटी बनाई है। भारत में फूट की जो आसार नजर आ रहे हैं वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मुल्क में है तो भारत में है ये। और भारत को अपने आप को टूट से बचाने के लिए उसके पास एक ही हथियार है, हिंदुत्व, यानी आप हिंदू रियासत है, उसका रख हक है। और पाकिस्तान को जब तक पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करते ना रहें और वो एग्रेसिव मुल्क के तौर पर सामने ना आए, तो फिर भारत की टूट फूट की जो स्पीड है ये और तेज हो जाएगी। इसलिए भारत को अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से बचने के लिए और अपने आप को टूट फूट से बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रहा, ये भी मेरा गिला है। तो सर अभी अगर बचाने के लिए ये तो महाज वो है कि जहां पर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान अभी कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में बहुत ज्यादा कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हम दिफाई एतबार पर रिएक्शन के तौर पे करते हैं। लेकिन सिंध तास मुआहिदे के हवाले से अगर मंजरनामे की बात की जाए तो उसमें जो दी हेग की अदालत है उसने ये कहा है कि जो इंदाजी और मफरूजात की बुनियाद पे भारत पानी स्टोर करने की पॉलिसी बनाए हुए है वो नहीं चल सकती, इस तरीके से पानी स्टोर नहीं किया जा सकता, ये गैर कानूनी है। तो ये फैसला जो पाकिस्तान के हक में आया, ये किस हद तक बरतरी है इस दौर में कि जब वो ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पानी की रोकथाम के हवाले की सूरत में जारी है? देखिए, मैं उस दिन से जब से उन्होंने ये बात की, मैं कह रहा था कि भारत के पास कैपेसिटी ही नहीं है इसको रोकने की, पानी की। हाँ, वो कुछ अगले चंद सालों में जाकर बना ले तो अलग बात है, लेकिन बड़ा वाज़ेह है। देखिए, पाकिस्तान के लिए जो पानी है हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हमारी जो हुकूमत है उसने बड़ा वाज़ेह कर दिया हुआ है, ये हमारी रेड लाइन है। अगर हमारा पानी रोका गया तो दिस इज ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और इसके बाद क्या होगा, ये हमारे चीफ फील्ड मार्शल जब अमेरिका में थे वहां उन्होंने बयान दिया था। ये उन्होंने कहा था कि मैं सोचता हूं कि अगर खुदा खास्ता पाकिस्तान को कुछ होता है तो इस दुनिया के क्या फायदा है इस दुनिया का। जल साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी अगर आप देखें तो भारत अपने दिफाई बजट में जिस हद तक इजाफा कर रहा है और अपने मिसाइल सिस्टम को जिस हद तक आगे बढ़ाने की तगदो में है, चाहे वो अग्नि 5 वाला मंजरनामा हो या ICBM वाली तैयारी हो, तो इस सूरत में पाकिस्तान की जवाबी तैयारी, वो चाहे इस फतह 4 के हवाले से हो कि दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया जा सके या हमारे दूसरे मिसाइल सिस्टम है या ड्रोन टेक्नोलॉजी है, किस हद तक
खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार है, ये किस हद तक अदम इस्तेहकाम दिखाई देता है? देखिए, भारत पर तो पागलपन सवार है और उनका बजट जो है वो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, डिफेंस बजट है उनका। और वो अपने आप को एक आलमी ताकत के तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह वगैरह बना रहे हैं। पाकिस्तान की ऐसी कोई एम्बिशन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को अपने अफवाज पे फख्र होना चाहिए कि 10वां हिस्सा है बजट उनका। हमारा $9.04 बिलियन है, उनका $92.5 बिलियन बजट है भारत का। इसी लिमिटेड बजट में पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने आप को अपग्रेड किया है, मॉडर्नाइज किया अफवाज को, बल्कि हर वो हथियार पाकिस्तान के पास मौजूद है जिसकी पाकिस्तान को अपनी सालमियत बरकरार रखने के लिए जरूरत है। और इसके बारे में भी आपको मैं रिपीट करना चाहता हूँ जनरल राहिल शरीफ के वो अल्फाज जो उन्होंने 16 अगस्त को गिलगित में खड़े होकर कहे थे, मोदी के उस बयान के जवाब में जो उसने लाल किले पे खड़ा होकर कहा था कि 15 अगस्त 2015 को कि मुझे गिलगित बल्तिस्तान से खत आते हैं कि हमारी आज़ादी दिलवाओ, मुझे बल्तिस्तान से खत आते हैं मुझे आज़ादी दिलवाओ। जनरल राहिल शरीफ ने उस वक्त गिलगित जाके, जहाँ से सी पैक शुरू होता है जिसका भारत दुश्मन है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने मफादात की निगहदाश्त में आखिरी हद तक जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी हद पार भी करेंगे। तो सर, आप क्या समझते हैं, सोच तो अभी भी वही है भारत के अंदर, उसी एक्सपेंशन के हवाले से, अखंड भारत वाली, ग्रेटर इजराइल से मुमासलत रखने वाली, अभी हालिया उनके साथ होने वाले मुआहदे भी सामने आते हैं, फिर हालिया जो बयानात इजराइल से दिए जाते हैं उसे सबसे ज्यादा भारत में उछाला जाता है और पाकिस्तान के किरदार के बारे में बात की जाती है। तो हम क्या समझें कि सिर्फ बयानात की हद तक रहेंगे, जो मंजरनामा माजी में हो चुका उससे उन्होंने सबक सीख लिया होगा, या पागलपन इतना सवार है कि मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में कोई और ऐसी बड़ी जंग का हम सामना कर रहे होंगे? देखिए, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और भारत की जंग नागुज़ीर है, क्योंकि पाकिस्तान ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया हुआ है। भारत ने अपने आप को बचाना है, उसके पास एक ही जरिया है, वो पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ करे ताकि अपने अवाम को जो धोखाधड़ी जिस तरीके से जारी है वो ये बता सके कि हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया होगा सब कुछ से। इसका जवाब क्या होगा ये अल्लाह जानता है, लेकिन एक जंग लाजमी है और इस जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक भारत टूट फूट कर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो नहीं जाता। जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक भारत टूट कर टुकड़े नहीं हो जाता। और भारत के सर के ऊपर इस वक्त जो पागलपन सवार है, ये इसके नताइज जो हैं भारत बहुत मुख्तलिफ देखेगा, जो माजी में देखे उससे भी खौफनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त भारत के अंदर जो पोजीशन है, भारत की जो आने वाले दिनों के इक़दामात हैं, भारत की जो पसे पर्दा चलने वाले मुहर्रिकात हैं, उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो हमें एक मुमकिना मंजर दिखाई देता है। वो नक्शा कि जिस पे एक चीज़ शुरू होती है और वो चीज़ है उस दरिया के करीब से जिस दरिया के ऊपर कब्जा करने का इजराइल ख़्वाह है। वहाँ से आवाज़ें बुलंद होती हैं, पाकिस्तान के किरदार पे बात की जाती है और फिर उसके बाद का मुमकिना मंजरनामा हमें ये दिखाई देता है कि उन्हीं बातों को लेके भारत के अंदर से आवाज़ें उठती हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की सहूलतकारी कर रहा है और इस पूरे मुज़ाकराती अमल में ईरान की तरफ झुकाव रखता है, उनके एसेट्स की निगरानी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। उसी को फिर भारत के अंदर उछाला जाता है, बैनुल-अक़वामी मीडिया का हिस्सा बनाया जाता है और फिर उन्हीं दिनों के अंदर भारत में लोग उठते हैं और वो ये बयानात देना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान ने अगर जारहियत दिखाई तो उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा, जमीन पे उसका निशान मौजूद नहीं रहेगा। उन्हीं दिनों में ये सारी चीजें चल रही हैं जब भारत पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल सिफारती एतबार से आइसोलेशन का शिकार है, जब भारत पाकिस्तान के मुकाबले में बैनुल-अक़वामी महाज के ऊपर खफगी का मुजाहिरा कर रहा है, जब भारत अपने मुआशी मंजरनामे पर तगोदो के मसाइल से दो चार है, जब भारत के ईरान से ताल्लुकात कमजोर हो रहे हैं, जब भारत के अमेरिका से ताल्लुकात कमजोर हुए, ऐसी हालत में भारत ने इजराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत करके पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम अपनाने की कोशिश की, जिसका जवाब ISPR की तरफ से ज़बानी एतबार से भी दिया गया और 1-2 दिन पहले फतह 4 का ये मुजाहिरा करके भी दिया गया है कि अगर हमारी अमन की ख्वाहिश को तुम कमजोरी समझते रहोगे तो ये याद रखो कि उस मैदान में फतह का तवाजुन, ताकत का तवाजुन और जीतने का अज़्म हमारे अंदर बरकरार रहेगा, लेकिन बात फिर ये जारी रहेगी कि दिफा के तौर पे
जारहियत तुम फैलाओगे, उस जारहियत के जवाब में दिफा की कारीगरी हमारे पास मौजूद रहेगी और हम कीमियागरी उसकी करते चले जाएंगे। नाज़रीन, दीगर मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका इस वक्त एक नाजुक जंगबंदी बरकरार है, लेकिन यह खौफ भी मौजूद है कि यह जंगबंदी किसी भी वक्त टूट सकती है और दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंग शुरू हो सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब भी पसे पर्दा सिफारती राब्तों के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए कोशा रहा है। इस पूरे मंजरनामे में सबसे नुमाया पेशरफ्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर एलानिया दौरा ईरान है, जो सिर्फ एक रस्मी सिफारती सरगर्मी नहीं बल्कि इसे एक वाज़े पैगाम रसानी मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी वजीर दाखिला एक ऐसे वक्त पर ईरान गए हैं जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान तजावीज़ का तबादला कर रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि अमेरिका की हालिया तजावीज़ का जवाब दे दिया गया और यह जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया। यही वजह है कि मोहसिन नकवी का यह दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। उन्होंने अपने दौरे के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की, जिसमें बज़ाहिर खत्ते में इत्तेहाद, इस्लामी ममालिक के दरमियान ताउन और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ पर बात हुई। लेकिन हकीकत यह है कि मुलाकात एक ऐसे मरहले पर हुई जब दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। मोहसिन नकवी ने ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों की अगरचे कोई तफसील सामने नहीं आई, लेकिन ये वाज़ेह है कि ये राब्ते सिर्फ रस्मी नौइयत के नहीं बल्कि एक बड़े सिफारती अमल का हिस्सा है, जिसमें पैगामात का तबादला, शराइत की वजाहत और मुमकिना रास्तों की तलाश जारी है। दूसरी जानिब अमेरिका का मौक़िफ़ बदस्तूर जूं का तूं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार किया है कि वो फौरी तौर पर किसी मुआहिदे की तरफ बढ़े, वरना इसके नताइज संगीन हो सकते हैं। अमरीकी तजावीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने और यूरेनियम के ज़खायर को मुंतकिल करने जैसे मुतालिबात शामिल हैं। ईरान ने इन शराइत को यकतरफा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और वाज़ेह किया है कि वो यूरेनियम अफजूदगी के अपने हक पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुज़ाकरात में पैदा होने वाला यह तातुल दर हकीकत पाकिस्तान की सालसी को मजीद अहम बना देता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एक मुमकिना मुआहिदे की उम्मीद पर अमरीकी फौजी कार्रवाई को रोका गया। इस बयान से यह तासुर मजबूत हुआ कि पाकिस्तान सिर्फ पैगाम रसानी तक महदूद नहीं बल्कि अमली तौर पर कशीदगी कम करने के लिए फरीकैन को वक्त और मौके भी फराहम कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अमेरिका कोई ठोस रियायत दिए बगैर वो सब कुछ हासिल करना चाहता है जो वो जंग के जरिए हासिल नहीं कर सका। ईरान ने अपनी तजावीज़ में न सिर्फ पाबंदियों के खात्मे और मुंजमद असासों की वापसी का मुतालबा किया बल्कि खत्ते में जारी दीगर महाजों और ख़ास तौर पर लबनान में इजरायली कार्रवाइयों के खात्मे को भी इस अमल का हिस्सा बनाया है। इससे जाहिर हुआ कि ईरान इस तनाज़े को सिर्फ जाहरी मसला नहीं बल्कि एक वसी इलाकाई तनाजुर में देख रहा है। इसी दौरान खत्ते में कशीदगी में इजाफे के खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह मुत्तहिदा अरब अमारात के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब होने वाला ड्रोन हमला है। इस ड्रोन हमले में अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खत्ते में कशीदगी में इजाफा जारी है। पाकिस्तान ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया कि जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और इससे न सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया के अमन को भी खतरा लाहक है। ईरान ने भी इस मौके पर पैगाम दिया कि उसकी मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खत्ते के किसी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं और वो कशीदगी को मजीद बढ़ाने की बजाय उसे महदूद रखने का कहा है। ये बयानात दरअसल सिफारती दरवाजा खुला रखने की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं। यूं दोनों मुल्क एक दूसरे पर एतमाद करने को भी तैयार नहीं और पसे पर्दा राब्ते, सालसी और सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। इस पूरे मंजरनामे में मोहसिन नकवी का दौरा ईरान एक मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है, जो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान न सिर्फ इस बहरान का हिस्सा है बल्कि इसके मुमकिन हल में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफर साहब ने। मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर साहब, अभी अगर वज़ीर दाखिला के दौरा ईरान को देखा जाए और वो भी गैर एलानिया तौर पर और हंगामी दौरे के तौर पे, तो आप इससे क्या मंजरकशी जो है वो अखज़ करते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इस वक्त नकवी साहब का जो दौरा है ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल इस लिहाज से सफर किया जा रहा है क्योंकि जो एक ख्याल जाहिर किया जा रहा था या मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से रायम कायम करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान अपनी इस सालिसी के प्रोसेस में थोड़ा सा डिले कर रहा है या एक तातुल आ गया है इसमें, तो उसको एक्सपेडाइट करने के लिए और जो चीज़ें वहाँ पे बराह रास्त गुफ्तगू या मुज़ाकरात के नतीजे में सेटल डाउन होनी है उन इश्यूज को एड्रेस करना था। और ख़ास तौर पे क्योंकि आपके इल्म में है कि इस पूरे कज़िये में बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी और एक सीक्रेसी का एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, तो लिहाजा उस चीज़ को इंश्योर बनाने के लिए ईरान का दौरा जो है ये किया गया है ताकि वहाँ उनके साथ बैठ के और उनके इत्मीनान के मुताबिक जो उनकी बात सुनी जाए और अपनी बात उन तक पहुँचाई जाए ताकि ये जो इस वक्त सालिसी का अमल है इसको किसी तरीके से
एक स्मूथली सेल करवाया जाए, क्योंकि निगोशिएशन ही बुनियादी तौर पे इस पूरे मसले का हल है। जंग को तो यकीनन अमेरिका ने भी आजमा के देख लिया है, ईरान ने भी अपने तौर पे एक रेजिलियंस और रेजिस्टेंस शो करके अपना अज़्म साबित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद फरीकैन को हतमी मामलात को तय करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर ही बैठना पड़ा। यकीनन एक पहला मरहला अलामती तौर पर एक कामयाबी के साथ मुनक्कद हुआ, लेकिन अब जो उससे अगले मराहल हैं वो असल में इस कज़िये के जो निटिग्रिटी है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए और उसी हवाले से जो दोनों का जो मौक़िफ़ है उस पर हतमी एक फ्रेमवर्क तय करने के लिए मैं समझता हूँ राउंड 20 जो है इस वक्त इनएविटेबल था। उसके इनेकाद के पहले जो चीज़ें बाहमी कोई फ्रिक्शन का बायस बन सकती थी उनको रफा दफा करने के लिए मैं समझता हूँ नकवी साहब इस वक्त एक गैर एलानिया दौरे पर वहाँ मौजूद थे और अभी भी हैं। और यही वजह है कि आपने देखा कि इनके उस दौरे के दौरान ही जो ईरान का जवाब है, खासतौर पर जो दूसरी तजावीज़ अमेरिका की तरफ से आई थी, वो फौरी तौर पर पाकिस्तान का तवज्जुह से जो है अमेरिका तक। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, ये जो चाइना का दौरा था सर, चाइना के दौरे में जो ट्रंप ने दौरा किया उससे पहले जो वांग यी के साथ बातें की थी अब्बास इराक्ची साहब ने, तो उससे आउटकम क्या निकला? बहुत सी दुनिया की नजरें तो चाइना के दौरे के ऊपर भी लगी हुई थी कि शायद उससे आउटकम निकले, लेकिन उसके बाद अब नजरें जो हैं वो ये वजीर दाखिला के दौरे के ऊपर लग गई। देखिए जी, असल तो महवर जो था वो बुनियादी तौर पे अमेरिका के दौरे से पहले अपनी अपनी पोजीशन जो है खासतौर पे ईरान ने वाज़े करनी थी और ईरान माजी में इनडायरेक्टली ज़राए के जरिए अप्रोच करता रहा है चीन को, लेकिन उनके दौरे से 1-2 दिन पहले ही उनका इराक़ची साहब का वहाँ तशरीफ ले जाना ये बड़ी अहमियत का हामिल था। और यकीनन उस दौरे की जो तफसीलात है, उनकी मुज़ाकरात क्या हुए, क्या बातचीत हुई, वो तो यकीनन चाइना की तरफ से कोई रीड आउट या इराक़ची साहब की तरफ से कोई ऐसी ऐलान नहीं सामने आया, लेकिन यकीनन एक ऐसा अहम दौरा था कि जिसके नतीजे में ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अब आपने देखा कि जो एक टोन सेट हो गई थी उस दौरे के नतीजे में, जो ईरान का मौक़िफ़ उन तक पहुंचा, उसी के बायस आपने देखा कि आपने हुर्मुज़ के हवाले से चीन ने कोई जिसे कहना चाहिए कोई कट ऑफ डेट भी नहीं दी और कोई ऐसा तरीकाकार भी वजह नहीं किया। और ख़ासतौर पे जो चीज़ें अमेरिका चाह रहा था उनसे कहलवाना या करना, वो भी इस वक्त चीन ने नहीं कही। और ये एक मैं समझता हूँ उस दौरे की कामयाबी थी कि स्टेटस को कम से कम चीन के हवाले से, चीन का जो मौक़िफ़ इस खासतौर पे आपने हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से था, क्योंकि चीन ने यकीनन उसका एक इज़हार तो आपका याद होगा कि जब फरवरी में बहरीन ने करारदाद पेश की थी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में कि बज़ोर ताकत इस आपने हुर्मुज़ को खुलवाया जाए, तो उस वक्त चीन और रूस ने अपना डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल मौक़िफ़ जो है वो तो एक वीटो की सूरत में सामने ले आए थे और उसी को यकीनन अब तक इस वक्त दोनों ये मुल्क जो है वो होल्ड किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ इसी बुनियाद पर ईरान इस वक्त एक बड़ी मजबूत पोजीशन में आपको अपना हुर्मुज़ को होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, आप मंसूर साहब आप क्या समझते हैं कि महीना हो गया इस पूरे मामले के ऊपर डिस्कशन होते होते, एक तरफ कहा जाता है कि दुनिया तस्लीम नहीं करेगी कि अपना हुर्मुज़ के ऊपर कोई टॉल लिया जाए, एक तरफ अब ये इशारे मिल रहे हैं कि शायद ईरानी तेल की तरसील को फरावानी बख्शने के लिए या आसानी बख्शने के लिए उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं अमेरिका उसको हटा दे, इसके ऊपर गौर किया जा रहा है। तो आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तकिल हल क्या निकलता हुआ दिखाई देता है और किस सूरत में? देखिए, जो इस वक्त इस जो भी जवाब पेश किया गया है अमेरिका की तरफ से ईरान को, ईरान की तरफ से जो अमेरिका को पेश किया गया है, उसमें जो बातें सामने आई हैं, अगरचे उसकी किसी आज़ाद जरिए से तस्दीक नहीं हो रही है, उसमें उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ग्रेजुअल ओपनिंग की तजवीज़ दी है और उसी हवाले से ये कहा है कि इन फ्यूचर इस इशू के बारे में किसी भी फ्रिक्शन से अवॉइड करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए तजवीज़ में मुबैना तौर पे पाकिस्तान और ओमान को जो है वो शामिल करने की बात की गई है कि पाकिस्तान और ओमान जो है वो किसी भी फ्यूचर फ्रिक्शन अगर इस इशू के बारे में पैदा होती है तो उसमें अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि यहाँ पे जो बहरी नकलो हमल है वो स्मूथली चलती रहे। और इसके जवाब में अमेरिका जो है ईरान को उसके जो तेल की जो तरसील है दुनिया में जिस अंदाज से वो कर रहा था उसके हवाले से एक आज़ादाना उसे सेलिंग का मौका देगा, यानी वो जो ब्लॉकेड का इशू है वो रिलेटिवली बतदरीज वो ख़त्म होता जाएगा।
तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक आउटकम इस वक्त दिखाई दे रहा है जिस पर, और उस वक्त दूसरी बात जो इस वक्त एम्फसाइज की गई है तजावीज़ में, वो यही है कि ये न्यूक्लियर इशू है, इसे हम रेफर करते हैं और इस पर मुज़ाकरात ईरान ने इस हवाले से तैयारी की है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, अफज़ूदा यूरेनियम 400 किलोग्राम के करीब हम अमेरिका के बजाय रूस में उसको अमानतन रखवाने के लिए तैयार हैं। और इसी तरीके से वो जो कह रहे हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल किया जाए, उस तजवीज़ के बजाय इस पे एक लॉन्ग टर्म मॉरिटोरियम जो है वो 10-15 साल की मुद्दत, उस पर अभी बातचीत फिलहाल जारी है, वो एक करने पर ईरान तैयार हो गया है। और ईरान को अमेरिका ने इस हवाले से भी थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन देने का इंतज़ार जाहिर किया है कि ईरान को जो है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी निगरानी में जो है उनका एक न्यूक्लियर प्लांट जो है उसको ऑपरेशनल करने की इजाज़त दी जाएगी, या वो कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं, लेकिन यकीनन इस पर अभी हतमी जो फ्रेमवर्क जब तय होगा और उसमें खासतौर पर जब इस पर अमल दरामद शुरू होगा तो इनकी हकीकत या सदाकत उसी वक्त वाज़ेह हो सकेगी। लेकिन इस वक्त मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए और ख़ासतौर पर मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं वहाँ पे इन नुकात पर एक लिहाज से रद्दोकद हो रही है, बहस मुबाहिसा जारी है। ये किस हद तक प्रैक्टिकल है और किस हद तक अमेरिका के उस एजेंडा जो है उसके हवाले से मेल खाते हैं, और अमेरिका का खासतौर पर जंगी जुनून जो है आया उसको ये तमाम चीज़ें सेटिस्फाई कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन आपने देखा है कि इस वक्त अमेरिका धमकियां तो बहुत दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका जेरल्ड फोर्ड है वो वापस अपनी बेस पे जा चुका है, और वहाँ पे एक लिहाज से बड़ा खुशामदीद कहा गया है वजीर जंग साहब की तरफ से उन बेचारे सेलरों को जो पिछले तकरीबन 11-12 माह से जो है मुख्तलिफ मकामात से होते हुए वो ईरान हमले के लिए आए थे, और उनके साथ जो 3 डिस्ट्रॉयर हैं वो भी वापस जा चुके हैं। और वहाँ पे उनसे ये सवाल किया गया कि आया बताएं कि क्या अमेरिका ने इस जंग के जो प्रोसेस को मुकम्मल वाइंड अप कर दिया है या कोई ऐसा इम्कान बाकी है। तो उन्होंने उसका सवाल का जवाब देने से एतराज किया, तो लिहाजा ये एक खामोशी जो है ये भी एक नीम रजा है। अच्छा मंसूर साहब फिर इसको रैप अप कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। ये तो ईरान के लिए विन विन सिचुएशन दिखाई देती है, तो फिर इसमें जो विक्ट्री की ट्रॉफी है वो अमेरिका को कैसे मिलेगी? विक्ट्री की ट्रॉफी अमेरिका जो है ना वो ना तो उसे माजी में किसी जगह से मिल सकी है और ना ही यहाँ से उन्हें कोई इस नौयत की ट्रॉफी है। ये तो एक लेयर दे की गेम है, और उन्होंने देख लिया है कि ईरान को जिस अंदाज से वो निचले बिठाकर अपनी बातें मनवाना चाहते थे, ईरान जो है आज तक उनकी इस पॉलिसी को बड़ा जिसे कहना चाहिए इफेक्टिवली जो है रेजिस्ट करता चला आ रहा है। अब विन विन पोजीशन दोनों के लिए एज सच उस वक्त तक सामने नहीं आ सकती जब तक वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तय नहीं होता जिसकी रोशनी में ये मुज़ाकरात फर्दर चलते हैं। इसमें एक अहम नुकता जो खासतौर पे अभी इस तजावीज़ में जो ज़ेर बहस है उसमें यह है कि ईरान जो अपने मुंजमद असासे हैं उनकी कुल्ली तौर पे बहाली चाहता है, जबकि अमेरिका उसका 25% हिस्सा जो है वो अनफ्रीज करने के लिए तैयार है। और उस ज़मन में भी एक इस वक्त अभी जिसे कहना है रस्साकशी ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी है, क्योंकि ईरान को इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो यकीनन अपने इन असासाजात की गैर मुंजमद किया जाना और ख़ासतौर पे उन्हें इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर वापस लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने तेल और गैस के हवाले से जो उसके पोटेंशियल है उसको दुनिया में सेल कर सके, और उसके नतीजे में अपनी मईशत को जो इस वक्त तक बड़े पैमाने पे तबाही और बर्बादी के दहाने पर बल्कि उससे भी कई गुना आगे जा चुकी है उसको किसी तरीके से अपने पाँव पे दोबारा खड़ा करे, ताकि दाखिली तौर पे जो एक बहरान इस वक्त जो जंग के जलाव में थोड़ा सा आपको दबा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे अवाम की नाराजगी या दूसरी चीजें जो हैं उनको भी मद्देनजर रखा जा सके, और आने वाले दिनों के अंदर ये सब जो है ये सामने आती हुई दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।